अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा है कि मुल्क ना डिफॉल्ट करेगा और ना ही डिफॉल्ट का खतरा है, मगर मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती जा रही है और सिर्फ 7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर खदशात में इजाफा कर रहे हैं। और फिर IMF से किस्त का ना आना खदशात को मजीद बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की मईशत तारीख की मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रही है। पाकिस्तान को अगले 3 सालों में 73 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। सिर्फ इस साल के लिए 32 अरब डॉलर्स का इंतजाम करना है, क्योंकि गुज़िश्ता 7 बरसों में पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 65 अरब डॉलर्स से बढ़कर 130 अरब डॉलर्स पर पहुंच गया है और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में सिर्फ 7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जिसमें से भी 10 अरब डॉलर से ज़ायद चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दोस्त ममालिक के हैं। यानी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अपने ज़र मुबादला के ज़खायर मनफी हैं और इस सूरत हाल में हुकूमत ने दरामदाद और मुल्क से ज़र मुबादला का इनखला रोकने के लिए जो सख्तियाँ की हैं, वो कारोबारी तबके और मईशत के लिए अलग मसाइल पैदा कर रही हैं। करोड़ों डॉलर्स की एलसियाँ नहीं खुल रही हैं। जो कंपनियां अपना मुनाफा डिविडेंड की सूरत में बाहर ले जाना चाहती हैं, वो नहीं ले जा पा रही हैं। सूरत हाल ये हो गई है कि आज वक़ास अहमद की खबर के मुताबिक ज़र मुबादला की कमी की वजह से खुद हुकूमती इदारों को एलसी खुलने में मुश्किलात का सामना है। वजारत रेलवे ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवेज़ को बताया है कि चीन से 46 पैसेंजर कोचेज़ पाकिस्तान पहुँच गई हैं, मगर उनकी अदायगी नहीं की गई है। इस सारी सूरत हाल में डॉलर इंटरबैंक में तो 224 रुपये और ओपन मार्केट में 231 रुपये 50 पैसे का है, मगर ये रेट भी मसनूई रेट साबित हो रहा है और तमाम तर सख्तियों, कार्रवाइयों, ऐलानात और दावों के बावजूद आवाम को 240 रुपये में भी डॉलर दस्तियाब नहीं है और ब्लैक मार्केट में डॉलर की कदर के इतने बड़े फ़र्क की वजह से भी तरसीलात ज़र में कमी आ गई है, क्योंकि बैंकिंग चैनल के बजाय लोग हुंडी हवाले से ज़्यादा रेट पर तरसीलात ज़र भेज रहे हैं। इस वक्त मुल्क में डॉलर्स की कमी के बहरान का सामना है और बैरूनी अदायगियों का एक पहाड़ सामने खड़ा है। टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक इस सूरत हाल में हुकूमत को अपना कर्ज रीस्केड्यूल करना चाहिए और ख़ासतौर पर चीन से बात करनी चाहिए, क्योंकि बैरूनी कर्जे में 30% हिस्सा चीन का है और अगले चंद सालों में इस कर्जे की अदायगियों का बोझ सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा हुकूमत को दीगर ममालिक से बायलैटरल कर्जे को रीस्केड्यूल करने के लिए भी फौरी इक़दामात करने चाहिए। इसके अलावा माहिरीन मईशत का इत्तेफाक है कि हुकूमत को फौरी तौर पर IMF की किस्त के लिए कोशिश करनी चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने हमारे प्रोग्राम में यह बयान दिया कि IMF की मौजूदा रिव्यू की शराइत पूरी कर दी हैं, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर किस्त जारी करनी चाहिए। IMF का डिक्टेशन नहीं लेंगे और आई डोंट केयर। इसके बाद मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल में मज़ीद इजाफा हो गया। देखिए वज़ीर ख़जाना ने क्या कहा था। तो अब आप वेट कर रहे हैं ना, अक्टूबर में आना था IMF के डेलीगेशन को, नहीं आया। IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर शाहजेब साहब, आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस। अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, हर चीज इन ऑर्डर है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैं आपसे, चूंकि आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैंने उनको ये बावर करवाया है कि हमारा 9th रिव्यू इन ऑर्डर है। जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन, लेकिन कांट डिक्टेट। अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। क्या हमने 98-99 के बाद बिटवीन जब प्रोग्राम नहीं था तो मैनेज नहीं किया था, मैनेज किया था। बट डॉक्टर साहब, इट्स फाइन इफ यू डोंट केयर, बट दिस इकोनॉमी केयर्स। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो सऊदी अरब के भी पैसे हमारे पास हैं, वो इस कंडीशन के साथ है कि हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, इस कंडीशन के साथ है। दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको पैसे उसी वक्त देंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन, जब आप IMF के प्रोग्राम में होंगे। तो IMF के 1 अरब डॉलर का मसला नहीं है, फिर पैसे कैसे अरेंज होंगे, इन रिजर्व के साथ कैसे चलेंगे आगे? शाहजेब साहब मैं एग्री करता हूं मुल्क की खातिर, इसीलिए मैं उनसे भी डील कर रहा हूं। देखिए, अगर पाकिस्तान की तारीख में वाहिद प्रोग्राम पाकिस्तान ने कभी कंप्लीट किया तो 2013, 2016 का प्रोग्राम है। आई नो हाउ टू कंप्लीट द प्रोग्राम। इसका IMF की तरफ से जवाब आया है। आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF के साथ नवे रिव्यू पर तात्तुल के दौरान आलमी इदारा पाकिस्तान की प्रोग्राम के हवाले से अब तक की कारकर्दगी और आइंदा के अहदाफ का जायजा भी लेगा, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि प्रोग्राम अपनी दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है या नहीं। द न्यूज़ ने IMF की रेजिडेंट चीफ बराए पाकिस्तान को सवालनामा भेजा, जिसमें उनसे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के इस बयान पर सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने नवे जायजे के तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं और अगर ये बात दुरुस्त है तो IMF ज़ेर इल्तवा जायजा मुकम्मल क्यों नहीं कर रहा। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में प्रोग्राम के जायजे का बुनियादी मकसद ये जानना है कि प्रोग्राम के हवाले से अब तक की कारकर्दगी क्या है।
और साथ ही आइंदा के अहदाफ का जायजा लेते हुए ये भी देखना होता है कि आया प्रोग्राम अहदाफ की तकमील के लिए दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है या नहीं। इसमें एडवांस रिफॉर्म अहदाफ भी शामिल होते हैं, जबकि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को भी बरकरार रखना होता है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के साथ इन मामलात पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, खुसूसन सितंबर के आखिर तक के अददी अहदाफ मुकम्मल नहीं किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि आखिरी प्रोग्राम जायजे के बाद से कुछ अहम पेशरफ्त भी हुई है, जिसमें गैर मामूली सैलाब और कुछ दीगर मामलात भी शामिल हैं, जिसकी वजह से रवा साल का मुआशी आउटलुक मुतासिर हुआ है। अब ये बात अहम है कि IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ और इसे मुतमईन किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि गुज़िश्ता वज़राए ख़ज़ाना ने बड़े बड़े दावे किए, मगर फिर बाद में ना सिर्फ शराइत मानी बल्कि मज़ीद सख्त इक़दामात करने पड़े। शौकत तरीन भी डॉक्टर हफीज़ शेख पर तनकीद करते थे, फिर उन्होंने भी शराइत मानी। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। असद उमर भी हुकूमत में आने के बाद ये दावा करते थे। मुआहदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। इसलिए हम जल्दी नहीं कर रहे, IMF के पास जाएंगे तो उन शराइत के ऊपर जाएंगे जो पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी में हो। अगर वो शराइत नहीं मिलेंगे तो यह भी आपको बता दूं, और ये बाकी सारे अंग्रेजी बोलने वालों को, ये खुददार कौम है, इंशाअल्लाह ताला वो फैसले करेंगे जो हमारे ख्याल में अवाम की बेहतरी के लिए हैं। और फिर इमरान खान ने असद उमर को ओहदे से हटा दिया, हफीज़ शेख को वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया, IMF की इंतहाई सख्त शराइत भी मानी और बाद में इमरान खान ने गलती भी मानी। क्या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इस हवाले से बात करेंगे। माहिरीन मईशत का पैनल हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ नज़र साहब, अकबर ज़ैदी साहब, खाका नजीब साहब, उज़ैर यूनुस साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ नज़र साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान ने बॉन्ड की अदायगी कर दी है, जिसके हवाले से सबसे ज़्यादा अंदेशों का इजहार किया जा रहा था। आप समझ रहे हैं अभी भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि मार्केट की गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं जा रही है? देखिए, इमीडिएटली तो हमने इसको मीट कर दिया है। देखना यह कि हम जा किस तरफ रहे हैं। थोड़ा सा ये बताने की ज़रूरत है कि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर रिस्क आया है तो अगले महीने हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें जो रिज़र्व्स कम हो रहे हैं और जो हमारे पास ये गैर यकीनी सूरत हाल है कि कितने ममालिक से और कितने फंड्स आएंगे, और जो हमारी जो एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं $22 बिलियन के करीब, तो उसमें यह सूरत हाल जो है ऐसी है कि इस वक्त ये क्लैरिटी नहीं है कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे और कब तक आएंगे। और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आप देख रहे हैं कि जो इंटरबैंक रेट है और जो ओपन मार्केट रेट है वो उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ये इस बात की जो है निशानदेही कर रहा है कि मार्केट को ये अंदेशा है कि पाकिस्तान अगले महीने नहीं सही, लेकिन ये कि अगले 6 महीने में बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में बात करूं, कि अगले 3 साल में जो हमारे बैरूनी अदायगियां हैं वो तकरीबन $73 बिलियन हैं। तो इस वक्त तो जो इसाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने $1 बिलियन का पेमेंट कर दिया, लेकिन एक खाली बात नहीं है। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो $130 बिलियन है। ये तकरीबन हमारे GDP का 40% है। 7 साल पहले की सिर्फ 25% होता था। हमारा जो टोटल डेट है वो 62 ट्रिलियन रुपीस के करीब पहुंच गया है, जो हमारे GDP का 90% है। तो हमारे जो कर्जों की सूरत हाल है और जो अदायगियों का शेड्यूल है उसके लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये ख़तरा जो है बहरहाल मौजूद है कि पाकिस्तान अपनी अदायगियाँ वक्त पर नहीं कर पाएगा। अब ये कब होता है इसका दारोमदार मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस बात पे है कि हम कितने फंड्स मोबिलाइज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि हमारे जो IMF से मुज़ाकरात हो रहे थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे नेगेटिव बात है, क्योंकि IMF के साथ प्रॉब्लम्स का मतलब ये होता है कि दूसरे ममालिक भी अपना हाथ रोक सकते हैं। अकबर ज़ैदी साहब, आप कहिएगा कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा आप देख रहे हैं अभी भी?
देखिए, मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट तो होगा नहीं। ये ख़दशात हमारे अप्रैल से चल रहे हैं और ये लगता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो ममालिक IMF के प्रोग्राम में होते हैं वो डिफ़ॉल्ट नहीं करते, IMF भी डिफ़ॉल्ट नहीं करने देता, और डिफ़ॉल्ट करना बहुत उसके संगीन नताइज होते हैं। जो अभी तो कुछ भी बुरे हालात नहीं हुए, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट करे या कुछ इस तरह का, हम रीशेड्यूलिंग की भी बात करें जो कुछ लोग कह रहे हैं, उससे बहुत सख्त और संगीन नताइज होंगे। तो इसलिए हम करना नहीं चाहते और ना करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये वाली हुकूमत भी जो है, मिफ्ता इस्माइल भी, उसके बाद इसहाक डार, इन्होंने कोई हिकमत अमली नहीं दिखाई है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई चीज़ करेंगे, कोई इंटरवेंशन करेंगे। इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से इलेक्शन हो जाए। और खाकान नजीब साहब, आप बताइएगा, आपने क्योंकि ज़ाहिर IMF के साथ डील भी किया है वजारत ख़जाना में, आप भी समझ रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट के खतरात मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी शाहजेब साहब ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज माय प्लेजर। देखें, पाकिस्तान को इमिनेंट कोई ऐसा खतरा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी पेमेंट करनी हो जो हम ना कर सकें। हमने 1.2 बिलियन सकूक की पेमेंट करनी थी, वो हमने कर दी है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान का जो परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क है वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए भी और दुनिया भर के लोगों के लिए भी बहुत हाई है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत परेशान कौन है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक्चुअली अथॉरिटीज़ भी इसको समझ नहीं पा रही, इसलिए वो इसको मीट नहीं कर पा रही। इस पाकिस्तान एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है, सो डॉलर्स की शॉर्टेज है, सो लोग समझते हैं कि एक परसीव्ड डिफॉल्ट का रिस्क है। पाकिस्तान ने 32 अरब डॉलर FY23 में जमा करने हैं। पाकिस्तान उनको करने के लिए भी मुश्किल लग रही है। अथॉरिटीज खुद ये कह रही हैं कि अभी तक 14 बिलियन डॉलर हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 7 अरब डॉलर से नीचे हैं इस वक्त, जो बमुश्किल 1 महीना 10 दिन की इंपोर्ट्स को कवर करते हैं। ये वो चीजें हैं जो परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क को बहुत हाई रखे हुए हैं। और ऑल रोड्स टू मीट दिस चैलेंज लीड टू ओनली वन प्लेस, शाहजेब साहब, एंड दैट इज कॉल्ड IMF। जो IMF का डिले है उसने इस परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क को हाई रखा हुआ है। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता या उसमें कोई कबाहत आती है तो फिर आपका जो रियल रिस्क है ऑफ मेकिंग सम पेमेंट्स डिफिकल्टी में आ जाए। उज़ैर साहब, आप बताइएगा, डिफ़ॉल्ट के खतरात की जो बात हो रही है, हालांकि वज़ीर ख़जाना बार बार कह रहे हैं ऐसा कोई खतरा नहीं है, बॉन्ड की अदायगी भी हो गई, आप इसको सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, डिफॉल्ट का खतरा जो इमीडिएट था सुकूक की बॉन्ड पेमेंट का, वो तो टल गया है। अब अगली जो सॉवरेन पेमेंट है वो अप्रैल 2024 में है। तो ऐसा नहीं है कि इमिनेंट डिफॉल्ट हो जाए सॉवरेन लेवल पे जहां कर्जों की अदायगी ना हो सके। लेकिन जहां तक लेटर्स ऑफ क्रेडिट हैं, बैंक्स की अदायगी है डॉलर के अंदर, क्वाज़ी सॉवरेन डेट जिसे कहा जाता है, जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं या पावर प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने डॉलर में अदायगी करनी है, उसका रिस्क अभी तक मौजूद है। और जब तक IMF प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, उसका रिव्यू कंप्लीट होकर अगला ट्रांच नहीं आएगा, ये रिस्क बढ़ता ही चले जाएगा। मगर उसे IMF का क्या किया जाए, क्योंकि वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं जी हमने आपकी शराइत पूरी कर दी है, रिलीज़ कीजिए। IMF कह रहा है कि जी हमने पूरा प्रोग्राम का टारगेट देखना है, पूरा प्रोग्राम देखना है। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि आई डोंट केयर, अगर आप नहीं आते तो ना आए। क्या किया जाए? जी शाहजेब, देखें, वो कहते हैं कि कभी कभार किसी की आंखों में आंखें डाल के ज्यादा घूरने लग जाए तो सामने वाला जो है वो नाराज हो जाता है। तो वही हुआ है डार साहब के साथ। रियलिटी ये है कि वो जिसे एबनॉर्मल बिहेवियर कह रहे हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर उनके साथ 2013 से 16 तक हुआ था, जहां IMF ने छूट दे रखी थी। अब इस वक्त वो छूट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं जो आपने एग्रीमेंट्स की हैं, आप फिस्कल डेफिसिट पे काम करें, पावर सेक्टर पे काम करें, रिटेलर्स और टैक्सेस लगाएं रिटेलर्स और रियल एस्टेट के ऊपर। तो जब तक वो काम नहीं होगा, IMF जो वेवर्स जिसकी तलाश है डार साहब को, वो नहीं मिलेंगे। और जब तक IMF प्रोग्राम वापस बहाल नहीं होगा, उस वक्त तक जो बॉन्ड मार्केट है दुनिया की, उस पर एक्सेस टू डॉलर्स पाकिस्तान के लिए नामुमकिन रहेगा। यूसुफ साहब, आप कहिएगा कौन दुरुस्त है यहाँ पर और क्या करना चाहिए वजारत ख़जाना को फौरी तौर पर IMF की किस्त के लिए? देखिए, हमें तो जो सबसे बड़ा मसला है हमारे वो है कि वो उनको इतराज़ है कि हमारे रेवेन्यू जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है वो पॉलिसी लेवल पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो प्रूडेंट वे होगा कि वो ये कि अपने तौर पे इनिशिएटिव लेके जो अपने कर्जों हैं, कर्जाजात हैं, उसकी रीशेड्यूलिंग के लिए बात करे। पाकिस्तान ये पहले भी कर चुका है, 1998 के बाद, फिर 2001 में 9/11 के बाद भी हुआ था। तो कोई ये नई बात तो नहीं होगी। और जब इतने ही भारी अदायगियां हैं
और जब उसको पेमेंट करने का कोई वाज़ेह जो है रोड मैप नहीं है, तो बेहतर यही है कि हम रीशेड्यूलिंग की बात अभी करें। अगर नहीं करते हैं तो मुझे खदशा है कि सूरत हाल और ख़राब हो जाएगी। अकबर साहब, आप भी बताइएगा कि फिलहाल क्या IMF प्रोग्राम की फौरी तौर पर किस्त मिलना एतमाद की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है और मईशत के लिए? फौरी तौर पे तो करने चाहिए, लॉन्ग टर्म में IMF से दूर भागना चाहिए। और ये आज तो कह रहे हैं आई डोंट केयर, बड़े दबंग स्टाइल से इन्होंने कहा था। आप देखिएगा 1-1.5 महीने के बाद ये वहीं पहुंचे होंगे, उनके साथ IMF की टीम आ रही होगी और वही कर रहे होंगे जो IMF ने कहा है। जैसे मैंने कहा, इनको इलेक्शन जीतना है, कुछ स्टेबिलिटी लेके आनी है। इस माहौल में ये इलेक्शन जीत नहीं सकते और उन्होंने वो हालात पैदा करने हैं जो IMF के साथ ही कर सकते हैं, उसके बगैर इस वक्त नहीं कर सकते, और वो इलेक्शन की तरफ जाना है। इनकी इक्तिसादी पॉलिसी ये है कि इलेक्शन किस तरह जीतना चाहिए, इक्तिसादी पॉलिसी कोई नहीं। खकाना जी साहब, आप कहिएगा, आपने डील किया IMF के साथ, वो आगे के भी टारगेट्स की बात कर रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल्स बदल गए हैं सैलाबों की वजह से, दुरुस्त बात कर रहे हैं? पाकिस्तान ने 22-23 प्रोग्राम किए हैं, एक ही प्रोग्राम कंप्लीट किया है। मैंने डार साहब के साथ ही बैठ के ये प्रोग्राम एंकर किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री में। देखें, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि सितंबर तक के टारगेट्स जो हैं, चाहे वो इंडिकेटिव टारगेट्स हों, चाहे वो हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हो, हमारे क्वांटिटेटिव टारगेट्स हों, वो हमने उनको दिखाने हैं। उनमें से कुछ मीट हुए हैं, कुछ नहीं मीट हुए, और उस पर बातचीत होगी। बट एक चीज तब्दील हो गई है जो कि अथॉरिटीज को भी उस पर थोड़ा सा लीनियंट पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए। जो जून में अहदाफ तय हुए थे FY23 के IMF के साथ, जिस पे उन्होंने सारा प्रोग्राम बेस किया है जब तक वो खत्म नहीं होता, वो सारे अहदाफ जो हैं वो तब्दील हो गए हैं बिकॉज आपको एक फ्लड हिट लगी है। और यहां मैं अथॉरिटीज को लीवे भी दे रहा हूं कि उनको थोड़ा टाइम लग रहा है ये करने का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ ये डेटा शेयर ना करें। और एक मैक्रो और फिस्कल फ्रेमवर्क, इसका मतलब आसान लफ्जों में यह है शाहजेब साहब कि GDP की ग्रोथ रेट 3.5% अब होता दिखाई नहीं दे रहा। एग्रीकल्चर शायद नेगेटिव चला जाएगा। इन्फ्लेशन हमारी अथॉरिटीज ने भी अब एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो 18-19 का फिगर था एवरेज का, वो 22-23 पे चला जाएगा। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज है, करंट अकाउंट का जो खसारा है, वो भी तब्दील हो जाएगा। अब IMF के साथ बैठ के इनको तय करें। IMF को फॉरवर्ड लुकिंग जरूर देखना पड़ता है बिकॉज उन्होंने बेंचमार्क सेट करने हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट करना है, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स का बेस सेट करना है। सो उनसे ये बैठकर तय कर लें। एंड व्हाट आई होप इज कि कोई टेक्निकल मिशन उनके साथ ये चीजें उनको एक फराहम कर दे एंड देन कम टू एन एग्रीमेंट। आई थिंक कि इस वक्त दोनों साइड्स को एक सेटल्ड मैक्रो और फिजिकल फ्रेमवर्क 2023 का बनाना पड़ेगा, उसके बगैर ये अहदाफ तय नहीं हो पाए। उसे एक और बात बार बार की जाती है, हालांकि पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन है, हमने देखा इंपोर्ट्स को भी कर्टेल किया है, फिर भी कहा जाता है कि जी हमें अपने जो लिविंग विद इन मीन्स करना चाहिए, और ज़्यादा सख्तियां होनी चाहिए, कंजम्पशन को कम करना चाहिए। आप समझते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं गुंजाइश मौजूद है जो हुकूमत को इकदाम करने चाहिए और नहीं किए गए? मैं और कई लोग महीनों से कह रहे हैं कि राशनिंग की जरूरत है, बोथ इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एज वेल एज कि आपकी एनर्जी की जो कंजम्पशन है, आपने वर्कडेज छोटा करना होंगे, लोगों को घर से काम करना है, हुकूमत के अंदर जहां तक हो सके वो करना होंगे। बांग्लादेश जैसे ममालिक ने ये किया समर्स के अंदर, तो हमें भी यही करना पड़ेगा। उसके साथ साथ शाहजेब देखें कि इमीडिएट टर्म में फैसला करना होगा सियासतदानों को, मुल्क में लोगों को, कि क्या हम यही स्ट्रक्चर चला सकते हैं इकोनॉमी का कि नहीं, जहां अपॉर्चुनिटी जो है वो एक अशराफिया के लिए तो जरूर है, वो ऑडी ई-ट्रॉन्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं, मुश्किल महंगे बैग्स भी इंपोर्ट कर लेते हैं, बाहर छुट्टियों पे भी चले जाते हैं, लेकिन जो आम शहरी है वो महंगाई के तूफान में जो है वो जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। तो जब तक ये इस्लाहात नहीं होंगे किसी भी हुकूमत से, तब तक ये डिफॉल्ट का जो रिस्क है ये आज नहीं आया, ये कल नहीं आया, ये सालों की जो नाकामियां हैं उसके बाद आया है। तो जब तक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फैक्ट दे दूं कि भारत का शहर पूना जो है वो सिंध के सूबे से ज्यादा रियल एस्टेट टैक्स जमा करता है। तो पाकिस्तान में जो ये हमने खुली छूट दी हुई है अनारकली के बाजार के ताजरों को या रियल एस्टेट में स्पेक्यूलेटर्स को, ये जब तक खत्म नहीं होंगे, डिफॉल्ट रिस्क और लिविंग विद इन मींस का जो इशू है वो चलता ही रहेगा। यूसुफ साहब, आप कहिएगा कि ज़रूरत है अभी भी सख्तियों की? पहले बहुत सख्तियां हुई हैं कि राशनिंग की जाए, किसी भी तरीके से कंजम्पशन को और कम किया जाए। देखिए, जो जुलाई से नवंबर तक है हमारी इंपोर्ट्स हैं, उसमें तो आप देख रहे हैं कि तकरीबन $6.5 बिलियन की कमी पहली हुई है।
तो हम मुल्क को बंद तो नहीं कर सकते, तेल तो हमें चाहिए है, हमारे जो ऑयल के स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी लो लेवल पर हैं, तो वो तो हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये अगर हम इसको थोड़ा सा कम भी करें तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो जो हमें रीशेड्यूल करना है, मैं तो ये समझता हूँ, मेरी नाचीज राय यही है कि रीशेड्यूलिंग ऑफ डेट हैज़ बिकम इनएविटेबल। अकबर साहब, आप कहिएगा, आपके सवाल से क्या राय है? मेरा ये ख्याल है कि जब इलेक्शंस हो जाएंगे और जो भी पार्टी जीत के आएगी वो सबसे पहले आईएमएफ के सामने जाएगी और बहुत बुनियादी उसको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो आज हमें मसाइल सामने दरपेश हैं ये पहले भी थे लेकिन इस वक्त ज़्यादा संगीन है। पहले डिफ़ॉल्ट का नाम कोई नहीं लेता था, अब सिर्फ डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं। रीशेड्यूलिंग की बात होती थी लेकिन वो भी टाल देते थे, अब कुछ लोग कह रहे हैं रीशेड्यूलिंग। और आप जो बात कर रहे हैं कि भाई दुकानें आधे दिन खुली रहें, फिर एक दिन छुट्टी हो, फलां हो, ये वो हो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि तरक्की भी करनी, आगे भी करनी। हमारी गुर्बत की सतह में बहुत इजाफा हुआ है जब से फ्लड्स आए, जब से कोविड के बाद, तो हम इस तरह चल नहीं सकते। इनको बहुत संजीदगी से सारे लोगों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को संजीदगी से बैठकर फैसला करना पड़ेगा और सब एक ही तरह का फैसला करेंगे कि आईएमएफ के जो हिकमत अमली है उसको इलेक्शंस के बाद इसको सही तरह से करेंगे। वो अच्छा है या बुरा है, उसके असरात क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। खान नजीब साहब, आप कहिएगा, जैसे ही ग्रोथ आती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट आता है। अब करंट अकाउंट को कर्टेल कर भी रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंट में मसले हैं क्योंकि हमें कर्ज की अदायगियां करनी हैं। क्या करें? क्योंकि ज़ाहिर मुआशी स्लो डाउन होगा तो मुआशी बदहाली आएगी, मगर दूसरी तरफ ये क्राइसिस पैदा हुआ है। तो ये सवाल है शहज़ेब साहब कलीदी, और इस पे तो कभी हम बहस रखेंगे कि फंडामेंटल चेंजेस क्या हैं, क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी 5% पे आके एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में चली जाती है। बट इन द शॉर्ट रन भी कुछ चीजें करने की हैं जो हम नहीं कर पा रहे, और वो हमें ना IMF रोक रहा है ना ही कोई और मना कर रहा है। वो क्या है? वो ये है कि कंजर्वेशन पॉलिसी जो है, आपका $24 अरब का बिल था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। अगर आप एक कंजर्वेशन पॉलिसी चलाएं, इससे क्या मतलब है? आसान अल्फाज में मतलब है कि आप कमर्शियल सेंटर्स को 6 बजे बंद कर दें, आप डे लाइट सेविंग्स पे चले जाएं, आप कार पूलिंग पे चले जाएं, आप दफातर को 4 दिन पे ले आएं, आप स्कूल में बच्चों को 4 दिन पे ले आएं। आपने कोविड के दिनों में ये बहुत अच्छा रन किया है। जब अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो ये आपका इंपोर्ट बिल कम कर देंगे। नंबर 2, आप अपने रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट पे रहें। देखिए, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि एक्सचेंज रेट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे आप इंपोर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। साथ साथ ठीक है, इन द शॉर्ट रन, दो आई एम नॉट अ फैन कि इंपोर्ट्स को कर्ब किया जाए, बट स्टेट बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो ले रहा है स्टेट बैंक, उनको कुछ अरसे के लिए हमें रखना पड़ेगा। बट रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो कि ठीक की गई है वो भी करें, और दूसरा अपना एक्सपेंडिचर्स को कट करें फिजिकल साइड पे भी। अभी भी आपने 1% ऑफ जीडीपी का पहले क्वार्टर में खसारा रन किया है। आईएमएफ के साथ आपने 0.7% ऑफ जीडीपी एग्री किया था। जब आप 1% पे जाते हैं तो आप याद रखिए कि इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, सो वो भी करें। अगर ये सारे मेजर्स आप ले लें इन दी इमीडिएट, और बहुत जरूरी हो गया है कि आप PSDP की रीअप्रोप्रिएशन करके लोगों को दिखाएं कि वो प्रोजेक्ट्स जिनकी इमीडिएटली खत्म किया जा सकता है, वो प्रोजेक्ट्स जिन पे प्रोजेक्ट एड ली जा सकती है। प्रोजेक्ट एड्स की शाहजेब साहब लोग समझते नहीं है, बहुत बड़ी $2 से $4 बिलियन की गुंजाइश होती है, वो लें। इससे आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा संभलेंगी, पर आपकी साथ साथ जो मनी फ्लोज हैं वो बढ़ेंगे। मनी फ्लोज को बढ़ाए बगैर कोई और चारा नहीं है FY23 में $32 अरब से गुजरने का। और ऑफ कोर्स इन दी एंड मैं जरूर ये कहूंगा कि आपको FDI आपने $2 अरब के करीब रखी हुई है। अभी जिस तरह हम चल रहे हैं ये नहीं आएगी। 2 RLNG प्लांट्स को, चाहे वो कतर के साथ डील हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया के साथ डील हो, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं, ये प्रिपेयर्ड भी हैं। इनको जरूर ऑफलोड करें सो दैट आप पैसे ले सकें। कुछ SPOs करें, OGDCL का कर सकते हैं, PSO का कर सकते हैं, ताकि आप $2 से $4 अरब यहां पे ले सकें। अब ये मेजर्स हैं जो सामने आने चाहिए, जो कॉन्फिडेंस देंगे जिटरी मार्केट्स को कि वो इस परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क से पाकिस्तान को निकाल सकें। बहुत शुक्रिया। मईशत के हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। सियासी मामलात में भी आज कुछ पेशरफ्त हुई है, वो आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ का दावा है कि सदर आरिफ अलवी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ राब्ते में हैं
और परवेज इलाही का दावा है कि नई फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी सदर आरिफ अलवी कोशिशें कर रहे हैं और नए रास्ते खोलने के लिए उनका अहम किरदार है। और अब यह खबर सामने आई है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान को तनबीह की है कि वो पार्टी रहनुमाओं को नए आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद से रोकें। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है जिसके मुताबिक पाक फौज में कमान की तब्दीली के बाद सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को मुबैना तौर पर सख्ती से तनबीह की है कि वो पार्टी के रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को नए आर्मी चीफ और फौज पर तनकीद से रोकें। जबकि पार्टी क़यादत और सोशल मीडिया टीम को भेजे गए व्हाट्सएप पैगाम का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पीटीआई के एक जरिए ने बताया कि सदर अलवी ने इमरान खान को बताया कि नई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए इदारे की इज्जत एक सुर्ख लकीर की तरह है जिसे अबूर ना किया जाए। खबर के मुताबिक पीटीआई के तर्जुमान फवाद चौधरी से जब सदर आरिफ अलवी के इमरान खान को भेजे गए पैगाम के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सदर और पार्टी चेयरमैन की तरफ से यह बात वाज़ेह है कि नई फौजी एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी चीफ पर तनकीद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इदारे के साथ लड़ाई नहीं की जा सकती, यानी तहरीक इंसाफ अपनी फौजी क़यादत के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद है, मगर तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त बंद गली की तरफ जा रही है क्योंकि इमरान खान का मुतालबा तो है कि इंतखाबात कराए जाएँ और इसी महीने ही इंतखाबात की कॉल दी जाए, वरना हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। मगर ना हुकूमत इमरान खान के इन बयानात को अब संजीदगी से ले रही है और ना ही पंजाब के वज़ीर आला इस वक्त पंजाब की असम्बली तहलील करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान हुकूमत की तरफ से मुसलसल इमरान खान को वापस असम्बली में आने की दावत भी दी जा रही है। आज भी वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पीटीआई को दोबारा असम्बलियों में आने का मशवरा देते हुए कहा कि पीटीआई मस्बत यू टर्न लेकर असम्बलियों में वापस आए क्योंकि नई मरदमशुमारी के बगैर अगर इंतखाबात हुए तो वो मुतनाज़ हो जाएंगे। साथ ही हसन इकबाल ने यह तफसीलात भी दी कि नई मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को आएंगे, यानी हुकूमत जहन बना चुकी है कि वो अगस्त सितंबर के बाद ही इंतखाबात की तरफ जाएगी और अगर इससे पहले इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे तो वहाँ इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। मगर बगैर नई मरदमशुमारी के सूबों में भी नए इंतखाबात कैसे कराए जाएंगे और क्या हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए पंजाब में जल्द इंतखाबात का रिस्क ले भी सकती है, क्योंकि इस वक्त मुआशी हालात हुकूमत के हक में नहीं हैं और गुजरते वक्त के साथ इन हालात की बेहतरी के इम्कानात भी नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन नून लीग की नज़रें नवाज शरीफ की अब वापसी पर है कि वो आएंगे और उनकी वापसी पार्टी को मजबूत पोजीशन में डाल देगी। रियाज सादिक ने दावा किया कि नवाज शरीफ जनवरी में वापस आ जाएंगे। सरदार साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? जनवरी में। अच्छा, जनवरी में वार्ड ऑफ टिकट्स के लिए भी इंशाल्लाह वो बैठेंगे, वो पार्टी को फिर रीऑर्गेनाइज करेंगे। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब, अब क्या नवाज शरीफ की वापसी पर ही आप तकिया किए हुए हैं कि वही आके सूरत हाल से निकाल सकते हैं और अगले इलेक्शन की कैंपेन कर सकते हैं? कारकर्दगी तो आपका साथ दे नहीं रही है। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि आप कारकर्दगी का क्या पैमाना है। क्या पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना कारकर्दगी नहीं है? आपको याद है कि अप्रैल में किस तरीके से पूरी दुनिया में और खुद मुल्क के अंदर ये कहा जा रहा था कि 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में पाकिस्तान खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। अभी भी जब हमने अदायगी करनी थी $1 अरब की, तो उस वक्त भी ये कहा गया मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो अदायगी भी की। और मैं आपको शाज़िब भी ये बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद कि हमें एक गैर मामूली दाखिली डोमेस्टिक इकनॉमिक क्राइसिस मिला, लेकिन अगर आप इस वक्त ग्लोबली देखें तो पूरी दुनिया एक बदतरीन मुआशी बहरान के निर्गे में है, जिसमें कि इन्फ्लेशन जा रही है ऊपर की तरफ। तमाम ममालिक अपने सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, रिसेशन की पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। तो इन हालात में हम पाकिस्तान को एक बहुत ही टाइट रोप वॉक के जरिए बड़ी प्रूडेंस के साथ अभी अगर आप हुकूमत में रह भी लें तो जैसे सर्दियां आ गई, गैस का क्राइसिस शुरू हो गया, आगे जाके होता यह है कि आपको टाइम मिले, आप कोई डेवलपमेंट स्कीम्स अनाउंस करें, मगर आप तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो भी आधा रह जाएगा। 727 अरब रुपए से कह रहे हैं 350 अरब रुपए रह जाएगा, तो आप ये काम भी नहीं कर पाएंगे। तो है क्या ऐसा जो करके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे? जो इन्फ्लेशन है वो भी टारगेट से ज्यादा है, 23%, तो अब स्टेट बैंक कह रहा है मईशत स्लो डाउन का शिकार है। कुछ 6-8 महीने में क्या कर लेंगे आप? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट बजट है, अभी कोई उसमें ऑफिशियल ऐसा काट हमारे इल्म में नहीं है, और हम समझते हैं कि जो PSDP है ये मुल्क की ग्रोथ के लिए और हमारा जो मुल्क का तरक्याती पहिया है उसके लिए ज़रूरी है। और आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो तरक्याती बजट है वो पिछले 4 सालों में घट के तकरीबन 725 अरब पे आ चुका है, जबकि 2018 में हमने 1000 अरब का डेवलपमेंट बजट छोड़ा था और उस वक्त डिफेंस बजट भी 1000 अरब का था और दोनों में से कोई किसी की कीमत पे नहीं था। आज डिफेंस बजट 1500 अरब है और हमारा डेवलपमेंट बजट 725 अरब है। ये एक बड़ा
हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। तो इसमें मजीद कट करना तो बहुत मुल्क को वल्नरेबल करना है, हम इसको डिफेंड करेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि इस वक्त जो असल चैलेंज है वो ये है कि इस गैर मामूली इन्वायरमेंट के अंदर हम पाकिस्तान को किस तरह स्टेबिलिटी के साथ आगे लेकर जा मगर ऐसे बस आपको लगता है कि ये कामयाब हो गए इस मिशन के लोग, वैसे मगर उसके लिए बड़ा लाजमी है कि सियासी स्टेबिलिटी रहे। अब ज़ाहिर इमरान खान साहब एक बंदगली में ज़रूर चले गए हैं, आप कह रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के बगैर, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है, इंतखाबात नहीं होंगे और ये फैसला इमरान खान साहब की सदारत के में जो इजलास हुआ उसी में हुआ था, तो फिर सूबों में कैसे होंगे? तो क्या वो सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो आप क्या अदालत जा रहे होंगे कि नहीं जी नहीं हो सकते हैं नई मरदमशुमारी के बगैर इंतखाबात? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो खुद इमरान खान साहब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर फैसला करके गए थे और असद उमर साहब ने इसकी तशरीह मीडिया के सामने पेश की थी कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के बाद होगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले मरदमशुमारी को सूबा सिंध ने मंजूर नहीं किया था और कंडीशनल अप्रूवल दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो अगला इलेक्शन है हमें तभी काबिल कबूल होगा अगर वो नई मरदमशुमारी के ऊपर किया जाए। तो आप अगले जनरल इलेक्शन को इन पार्ट्स तो नहीं कर सकते कि किसी जगह पुरानी मरदमशुमारी पे करें, किसी जगह नई मरदमशुमारी के ऊपर करें। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो दो सूबे हैं आपके सिंध और बलूचिस्तान, वहाँ पे जितनी तबाही हुई है अगले 6-8 महीने, तो वहाँ पे तामीर नौ और उन लोगों की आबादकारी का मरला ही दरपेश है, वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं कर सकते। मगर ये अगर कोई बात करता है कि अभी फौरन इलेक्शन कराएं, तो अब आपको ये एतमाद है कि इलेक्शन कराए नहीं जा सकते। फिर परवेज इलाही साहब भी अब ये कह रहे हैं कि मार्च तक तो ये मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब जख्मों की वजह से खड़े नहीं हो सकते, कैंपेन नहीं कर सकते। तो आप अब क्या इसी से एतमाद ड्राइव कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी तो कोशिश कर रहे हैं, सदर अलवी, कि किसी भी तरीके से मामला बेहतर हों। तनकीद के हवाले से भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो बात की, हमने अंसार भाई साहब की स्टोरी सामने रखी, आपने देखी होगी, वहाँ से दबाव आया, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, दबाव तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आइन और कानून के खिलाफ दे सकता है। मुल्क के मारूजी हालात भी है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि इतना संगीन आलमी क्राइसिस है और मुल्क की अपनी मईशत भी हम एक टाइट रोप वॉक पे लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस नाजुक बहरान के अंदर क्या आप 4 महीने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ना हो, कोई पहले पॉलिसी फैसला करने वाला सेटअप ना हो? इस वक्त तो पूरा यूरोप भी बदतरीन तवानाई का बहरान का सामना है। आपने जो अभी गैस के बहरान की बात की, ये बहरान पाकिस्तान में नहीं है, यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से पूरा यूरोप भी बदतरीन तवानाई के बहरान का सामना कर रहा है। और मैं अपने मुल्क के अंदर जो उनसे जरूर भाइयों को कहूंगा कि यूरोप ने इस तवानाई के बहरान में रात के वक्त अपने तमाम बिजली के कंजम्पशन के मराकज को बंद कर दिया, तजारती मराकज को बंद कर दिया है। और हम एक बहुत बड़े तजाद का शिकार हैं कि एक तरफ मुल्क को शदीद तवानाई का बहरान का सामना है और रात 12-12 बजे तक हम अपनी मार्केट्स खोल के बैठते हैं। मैं समझता हूँ इस पे तो आपको इन्फोर्समेंट करानी पड़ेगी ना। ऐसा लगता है कि इस हवाले से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है नहीं। ये इन्फोर्समेंट कराइए ना, कोविड के दौरान भी हुई थी, अब भी कराइए अगर मुल्क इन हालात से गुजर रहा है। हुकूमत कोशिश कर रही है और इसमें इन्फोर्समेंट जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास है, और इसमें सबसे बड़ा जो कंजम्पशन का सेंटर है वो पंजाब है। तो मैं समझता हूं कि पंजाब की सूबाई हुकूमत को हमने कई दफ़ा इसकी तवज्जो दिलाई है, बल्कि उन्होंने तो लोगों को खुश करने के लिए जो पाबंदियां थी वो भी ख़त्म कर दी हैं। ये नहायत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। हम सबको इस वक्त एहसास करना चाहिए कि दुनिया बदतरीन तवानाई के और मुआशी बहरान से गुजर रही है और हमें भी पाकिस्तान को इस बहरान से नहायत ही जिम्मेदारी के साथ निकालना है। और इमरान खान साहब को भी जो मनफी सियासत है वो तर्क करनी चाहिए, और जहां उन्होंने इतनी गलतियों का इतराफ़ किया है, इस गलती का भी इतराफ़ कर लें कि उन्होंने असेंबली छोड़ के गलती की थी, वापस असेंबली में आए और अगले इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज के ऊपर काम करें, ताकि जो अगला इलेक्शन है उसके बाद किसी किस्म का तनाज़ा या बहरान पैदा ना हो। हमें कम से कम 10 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। हमें अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप करना है, नए वैल्यू एडेड सेक्टर्स बनाने। ये 10 साल के पॉलिसी कंसिस्टेंसी के फ्रेमवर्क के बगैर आप स्ट्रक्चरल तब्दीलियां नहीं कर सकते। तो अब ये जो T20 हम सियासत में खेलते हैं उसको तर्क करके हमें मुस्तकिल मजाजी से टेस्ट क्रिकेट वाले टेम्परामेंट के साथ अपनी डेवलपमेंट पे तवज्जो देने की जरूरत है। वैसे मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने ज़रूर ख़त लिखा था चीफ जस्टिस साहब को कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है उस हवाले से, जो कत्ल हुआ उनका, और उन्होंने कहा था फुल कोर्ट से मामला हो। चीफ जस्टिस ने सू मोटो लिया। 43 दिन बाद आज FIR हुई है
उनके अहले खाना की मुद्दत में नहीं हुई है, जिस पर उनका एतराज़ है, सरकार की मुद्दत में हो गई है, उनके अहले खाना का हक है, वो मौजूद हैं, वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनका हक ये उनसे क्यों लिया जा रहा है? उनकी मुद्दत में क्यों नहीं की गई FIR? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक इंतजामिया ने एक्शन लिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इमरान खान साहब और उनके पार्टी के रहनुमा ये बात कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि अरशद शरीफ को किसने और कैसे कत्ल किया है, अब जबकि FIR हो गई है, उनका फ़र्ज है कि वो अपने एफिडेविट्स के साथ अपने बयानात रिकॉर्ड पे लेकर आएँ कि उनके पास क्या मालूमात हैं, ताकि उन मालूमात की रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। तभी मालूमात कहीं पहुंचेंगी ना। और ये भी सवाल का वो ज़रूर जवाब दें कि जब उन्हें ये पता था कि अरशद शरीफ को ये ख़तरात हैं, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जहां उनकी अपनी हुकूमत थी, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स था, उनके पास एलीट फोर्स थी, काउंटर टेररिस्ट फोर्स थी, 40 नहीं 50 नहीं 100 सिपाही उसकी सिक्योरिटी पे लगाते, गवर्नर हाउस की नेक्सी में रखते, चीफ मिनिस्टर हाउस की नेक्सी में रखते, उसको हिफाजत के साथ पाकिस्तान में। मगर ऐसा नहीं बात साहब, आप कहते हैं कि इन सवालों का जवाब दें, मगर आप ये भी समझते हैं ना कि उनके जो अहले खाना हैं, तहकीकात से उनका मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सवालात आप समझते हैं अहम हैं, तो ये सवालात भी अहम हैं कि अगर उन्हें ख़तरा था तो क्यों ख़तरा था, ये FIR से इतनी ज़्यादा क्यों होती थी, किसकी वजह से दबाव था, ये भी सारे के सारे मामला तहकीक तलब है और उनके अहले खाना का मुतमईन होना बहुत ज़्यादा लाजमी है इन तहकीकात से। जी शाहजेब, आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म ने भी इस बारे में कहा है कि हुकूमत हर तरह से तफ्तीश में ताउन करेगी ताकि अहले खाना की तसल्ली हो सके। अरशद शरीफ पाकिस्तानी थे, एक पाकिस्तानी का बैरून मुल्क कत्ल होना हम सब की जिम्मेदारी है कि उसके मुहर्रकात और उसको देखें कि किसने उसने कत्ल किया है, और जिसने भी किया उसे कानून के कटहरे में लेकर आया जाए। इसके बारे में हुकूमत अपना किरदार भी अदा करेगी और मुकम्मल तफ्तीश के अंदर ताउन करेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब और उनके वो साथी जो हमें बताते रहे थे कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं और उनको मालूमात हैं कि किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, अब उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने बयानात तफ्तीश के लिए रिकॉर्ड कराएं ताकि उनकी रोशनी में तहकीकात का आगाज़ किया जा सके। बहुत शुक्रिया सिंह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो गैस का बहरान है, इस पर अवाम क्या कह रहे हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं ब्रेक के बाद। हमने अपनी कंपनियों को यह कहा हुआ है कि देखें भाई, आप कुछ भी करें, सुबह 6 से 9 बजे जब नाश्ते का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए। 12 से 2 बजे जब दोपहर का खाना बनाने का वक्त होता है तो गैस घर में आनी चाहिए। और 6 से 9 बजे रात को जब खाना रात का बनाने का वक्त होता है तो उस वक्त गैस आनी चाहिए। हुकूमत तो दावे कर रही है, मगर मुल्क में सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने शिदत इख्तियार कर ली है, जिससे घरेलू और सनती सार्फिन दोनों मुतासिर हो रहे हैं। कई शहरों में सर्दी बढ़ने के साथ ही वहाँ गैस के प्रेशर में कमी है। गैस की कमी के पेश नज़र घरेलू सार्फिन महंगी लकड़ी और LPG खरीदने पर मजबूर हैं, जिससे कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया है। यानी जिन सार्फिन के गैस के कनेक्शन नहीं हैं वो भी इस वक्त इस सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं। हमने लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा में आवाम से पूछा कि क्या उन्हें खाने पकाने के औकात में गैस मैसर है, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। भाई गैस नहीं आ रही, बिल्कुल गैस बिल्कुल कम आ रही है, थोड़ी थोड़ी गैस आती है, 11 नहीं होंगे है गैस नहीं आ रही, सिलेंडर भरा आ गए, मर गए मन। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, लेट हो जाते हैं, ਬੱਚਿਆਂ ने स्कूलों से जाना, गैस जरा जितनी नहीं आ रही। गैस आ ही नहीं रही, आ भी रही है तो बिल्कुल मध्यम आ रही है, और बिल्कुल बाजारों में बाजार से रोटियां खा खा के तो परेशान हो गए हैं। सिलेंडर चल रहा है, ये इतनी महंगी गैस है, LPG है, उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बच्चों ने स्कूल जाना, इतनी प्रॉब्लम है, गैस की कोई हिसाब ही नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं हुकूमत वाले। ਅਸੀਂ बड़े परेशान है, गैस देखो सुबह का मैं चूल्हा चलता पाया, चाय नहीं पकी, बच्चे नाश्ते तो बैठे हैं। गैस की वजह से बहुत तंग है, घर में गैस आता नहीं है, सारा दिन वो LPG गैस डलवाते हैं, उसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा है। और लकड़ी वालों ने तो हद की हुई है सर जी, लकड़ियों ने 800 रुपये मन बताते हैं, 900 रुपये मन। गरीब आदमी बहुत मुतासिर होया हुआ है। गैस तो आता नहीं, नायाब हो गया है, और LPG आसमान पर रेट है। घर में जाएं तो खाना पका हुआ नहीं मिलता, बाहर होटलों से लेना पड़ता है। गैस खत्म हो गया और सिर्फ गैस का बिल आता है ना, गैस नहीं आता है, सिर्फ बिल जमा करता है। मीटर है, गैस की पीप है, चूल्हा है, लेकिन ठंडा है। गैस बिल्कुल है नहीं, और हम ये सारे
कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। गैस नहीं है, अभी हम लोग लकड़ी इस्तेमाल कर, लकड़ी भी महंगी हो गई है और उसकी कीमतें भी दुगनी हो गई तकरीबन, और LPG भी महंगी है, वो मिल भी नहीं रही है। हम लोग लकड़ी से पका रहे हैं, खाना किचन बिल्कुल गैस है नहीं, कोयटा में बिल्कुल गैस नहीं, हमारे इलाके में तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है, बिल्कुल गैस नहीं आते है, लकड़ियाँ सारा महंगा हो चुका है, गैस की लोडिंग बहुत ज़्यादा है, खाने के टाइम पर भी नहीं है, अब पता है लकड़ी भी नहीं मिल रही, वो ये भी महंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।